फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग देखते हैं, अमेरिकी बाजार डेज हाई पर 850 पॉइंट का उछाल, 2 दिनों में जो लोज था वहां से डाउ 1600 अंक ऊपर हमें आते हुए दिखा। तो सब कुछ ठीक ठाक था सर, पर ओवर द वीकेंड ये जो अभी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इन सब की अगर आप बात करें तो दो तरह से समझाइए सर। जो इस समय बाजार का रिएक्शन है स्पेशली वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाजार फिर से अब घूम गया और डर आ गया है? बिल्कुल, तो दो चीज़ें हैं, कुछ अच्छी भी हुई कुछ खराब भी हुई है। तो पहले मैं खराब से शुरुआत करता हूँ। क्या क्या इस वीकेंड पर खराब हुआ है? जो एसएक्स निफ्टी आपको लाल निशान में दिख रहा है अच्छे खासे 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी होने के बाद, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये दीप की देखिए, अब दुनिया भर की तरफ से अमेरिका रशिया पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। आर्थिक प्रतिबंध और कड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। धीमे धीमे काफ़ी देश ऐसे हैं जो अब रूस के साथ कारोबार को कम करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरफ से स्टेटमेंट आया कि रोजनेफ्ट में जो उनकी हिस्सेदारी है वो अब कम करेंगे, वो बेच देंगे। इस तरह के जो संकेत आते दिख रहे हैं वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। उससे भी पहला पॉइंट तो ये है कि लगातार 5वें दिन अभी भी लड़ाई जारी है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जनरली आप देखते हैं कि इस तरह के माहौल में 2-3 दिनों के बाद आपको लड़ाई कम होने के संकेत आते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई कम होने के बजाय लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पहले खार्किव जो रूस ने अपने कब्जे में लिया, यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। लगातार गोलीबारी बमबारी की खबरें आती दिख रही, तो लड़ाई कम होती हुई कहीं भी नहीं दिख रही, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आर्थिक प्रतिबंधों की है, वो नेगेटिव है। यूरोप के लगभग सभी देश एकजुट हो रहे हैं, ये संकेत साफ दे रहे हैं, और वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। न सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध, बल्कि अगला जो पॉइंट है वो ये भी है कि हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। उन्हें हथियार चाहिए, यूक्रेन को हथियार देंगे, पैसे देने के लिए तैयार है। अमेरिका खुद मिलिट्री मदद कर रहा है। दोनों तरह की मदद आ रही है, एक मानवीय मदद होती है, एक मिलिट्री मदद होती है। मानवीय मदद ये कि आपके नागरिक मुसीबत में है तो हम उनके लिए पैसे भेजना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मिलिट्री मदद, यानी कि हम आपको लड़ने में मदद करना चाहते हैं। तो यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लड़ने में मदद दी जा रही है। तो इनडायरेक्टली पहले से पता था ये पीछे है, लेकिन अब थोड़ा डायरेक्ट आते हुए दिख रहे हैं। हमारी सेनाएं नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए मदद भेज रहे हैं। सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो पीछे से हम देने को तैयार है। तो ये तनाव बढ़ाने वाली चीज़ है जो अमेरिका की तरफ से और बाकी यूरोप के देशों की तरफ से आ रही है। एक और नेगेटिव खबर है, वो रूस की तरफ से है, लेकिन है खबर बाजार के लिए नेगेटिव, और वो ये कि बेलारूस ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी कि अगर रूस की सेना चाहती है तो बेलारूस की ज़मीन से वो आक्रमण कर सकती है, पहली। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि जो परमाणु अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी रूस दे रहा है, उसके लिए भी बेलारूस अपनी जगह देने को तैयार है। ये बड़ी चीज़ है कि एक ये कि आपके सैनिक आ जाएं, आपके टैंक आ जाएं, आपके विमान आ जाएं, करें, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि आपको न्यूक्लियर पावर के हिसाब से भी अगर हमारी ज़मीन चाहिए, इसका मतलब आप खुलेआम, मतलब बिल्कुल एकदम साफ है, आपको जो करना है करो। आप में हम में कोई फर्क नहीं है, खाली नाम का बेलारूस और रूस है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है नेगेटिव साइड पर। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से युद्ध में भी ये शामिल हो गया। और एक सबसे बड़ी चीज़ एक और आखिरी जो है वो ये कि रूस ने कह दिया है कि हम हमारी हाई अलर्ट पर, ये छठा पॉइंट है कि हाई अलर्ट पर डाल दिया है कि जो भी हमारी परमाणु फोर्सेस है, न्यूक्लियर ताकत है, उनको हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा नेगेटिव यही है दीप कि अगर रूस ये कह रहा है कि आप सब लोग साथ में मिलकर आएंगे तो हम ज़रूरत पड़ने पर हाई अलर्ट पर जाकर अपने न्यूक्लियर फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप 3 दिन पहले जाएं, 4 दिन पहले, तो राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान था कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो वो परिणाम भुगतेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखे। जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने पहले ही दिन से ये चेता दिया, और पहले उन्होंने कहा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि हम हाई अलर्ट पर अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को रख रहे हैं। मुझे लगता है ये एक तनाव बढ़ाने की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नेगेटिव यही है। एब्सोल्युटली सर। तो जो 2-3 दिन पहले आपको याद है सर, जो थर्सडे को मार्केट रिवर्सल हुआ था, 800 पॉइंट का डाउन में 1000 पॉइंट की रैली निचले स्तरों से आई थी, वो इसलिए थी कि बाइडेन साहब ने कहा था कि हम सेना नहीं भेजेंगे। राइट। पर अब सेना तो नहीं भेज रहे हैं, बट और जो सब देश अब मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, क्या ये फिर वो तनाव बढ़ाने की 100% मतलब ये स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में आप कहेंगे कि हम नहीं भेजेंगे, बातचीत से मामला निपटे या जो भी जैसा हो। दूसरी स्टेज पे आप बाहर से
मदद देते हैं, और तीसरी स्टेज पर अगर उन्हें ज़रूरत लगा तो फिर सेना भेज ही सकते हैं। रूस की तरफ से अगर आप देखें तो पहली स्टेज पे हम हमारे दम पर लड़ रहे हैं, दूसरी स्टेज पे अगर आपके पास यूरोप और अमेरिका है तो हमने भी बेलारूस को अपने साथ में किया, इनडायरेक्टली चाइना हमारे पास है। तीसरे स्टेज के तौर पर अगर अमेरिका और यूरोप के देश कूद जाए, अपनी सेना भेजें, तो कौन जाने चाइना भी अपनी पीछे से भेज दे। हो सकता है। करेक्ट। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि रूस को चाइना की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार तो वो अपने दम पर लड़ेगा, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो कौन सी बड़ी बात है कि चाइना उसका साथ ना दे। करेक्ट। तो तब आपकी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर वाली हो जाती है, और वही चिंता मुझे लगता है कि बाज़ार के लिए सबसे बड़ी है। दो बड़ी चिंताएं इस वक्त बाज़ार के लिए। पहली चीज़ ये कि जिस तरह की पोजिशनिंग यूरोप और अमेरिका की स्ट्रॉन्ग हो रही है और जिस तरह की पोजिशनिंग रूस कर रहा है, आप देखिए दोनों की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग हो रही है, और ये स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग कहीं वर्ल्ड वार में तब्दील ना करें, पहली। दूसरी जो बड़ी चिंता है वो ये कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो ये दो बड़े टेंशन जब तक आपके लिए कम नहीं होते हैं तब तक तलवार लटकी हुई है। तलवार लटकी हुई है, बिल्कुल सही। सो मतलब हमने 2 दिनों बाद अब जब हम ट्रेड के लिए लौट रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी खबरें हमारे पास है नहीं। एब्सोल्युटली, ये दिक्कत है। पर कुछ कुछ चीज़ें भी आई हैं, खबरें कहें या जो भी हैं, क्योंकि एक तो फ्राइडे को बढ़िया एक्शन था बाजार में, दूसरे दिन बड़ी तेजी आई। दूसरा एक दो चीज़ें अभी भी हैं कि शायद मसला हल हो सकता है, वो क्या है सर? एक ही अच्छी खबर है दीप, ढंग ढंग की, जिससे मैं अच्छी खबर कहूँ तो वो ये कि रूस और यूक्रेन के बीच आज बातचीत की संभावना है। यूक्रेन ने प्रस्ताव दिया था, रूस ने उससे सहमत भी हुए थे। वीकेंड पे खबरें आई भी थी कि बातचीत हो रही, लेकिन उसके बाद हुई नहीं, पता ही नहीं चला, कोई अपडेट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मिले होते हैं, बातचीत की होती है। मेरे ख्याल से बेलारूस में उनके मिलने का प्लान था। न्यूट्रल प्लेस है, अब तक न्यूट्रल था। हाँ, अब तक न्यूट्रल था, अब तो न्यूट्रल आप मान नहीं सकते। बेलारूस खुलकर कूद गया है युद्ध में। तो वहाँ मिलने का रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों का मिलने का प्लान था, लेकिन वो हुआ नहीं हुआ। ये समझा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ पहुँच रहे हैं, रूस के तरफ से भी उनके पहुँचने की तैयारी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ये लगता है कि हो सकता है आज दोनों के बीच में बातचीत हो। अब नेचुरली राष्ट्रपति से राष्ट्रपति तो नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं किसी विदेश मंत्री के लेवल पर या किसी और लेवल पर बातचीत होगी, लेकिन बातचीत की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव साइड पर देखें तो एक ही पॉजिटिव साइड पर हो सकता है। एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए ये बात तो पक्की है दीप कि ये रूस है ना मानेगा नहीं ऐसे लड़ाई झगड़े से। तो वो अड़ियली है। लड़ने में जाएंगे ना तो क्या आप लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे। पहले हमने लड़ाई की शुरुआत की, हम लड़ते रहेंगे। अभी तक तो अपर हैंड पर है, और ऐसा तो है नहीं कि अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर हमला करे रूस पर तो रूस एक ही दिन में बैठ जाएगा, पीछे हट जाएगा। नहीं। तो मुझे लगता है कि बात ऐसे बनेगी नहीं। इनको सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन बातचीत करके ही करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अमेरिका। रूस और यूक्रेन के भी जो मेरी लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई विदेशी मामलों का और युद्ध के मामलों का जानकार नहीं हूँ। मैं खाली जनरल एक सिचुएशन होती है उसको विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यूक्रेन जैसे देश को आपने लगातार कहा है कि हम आपका साथ देंगे, और जब साथ देने का वक्त आए तब आप खाली बात करें, तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है कि अमेरिका आपका सच्चा दोस्त नहीं है। और ये मैसेज दुनिया में हर एक देश को जाता है, हर एक देश को जो अमेरिका के साथ खड़ा है, कि खाली अच्छे वक्त में आप दोस्त हैं, बुरे वक्त में नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका के लिए अगर आप ये साथ नहीं देते और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है या रूस जो चाहता है उसको मिल गया, तो इनडायरेक्टली अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की बादशाहत और मैं भाई हूँ पूरी दुनिया का, वो खत्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो आपकी वो लीडरशिप या आपकी जो ताकत है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में आई एम श्योर इस वक्त जो बाइडेन पर बहुत प्रेशर होगा, उनकी खुफिया एजेंसी की तरफ से भी और उनकी जनता की तरफ से भी, कि आपको दिखाना पड़ेगा आप दुनिया के लीडर हैं। और बहुत लोग अब पिछले 3-4 दिनों में लगातार बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में ट्रंप बेहतर होते या बाइडेन बेहतर होते। करेक्ट। तो अमेरिका के अपने चैलेंजेस है, अपनी मुश्किलें हैं, और उस लिहाज से अमेरिका को एक एक्शन लेना जरूरी है। अगर एक्शन नहीं लिया तो और भी ज्यादा खराब है। देखिए एक्शन लेंगे तो खराब है ही, क्योंकि ये तनाव बढ़ाएगा, लेकिन एक्शन नहीं लेना और ज्यादा खराब हो सकता है। कैसे? और उसके लिए शायद अगले 1-2 महीने में आपको पता चलेगा, और वो पता ये चल सकता है कि दीप अगली बार क्या होगा। समझिए रशिया यूक्रेन जो भी जैसे भी हो खत्म हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मामला खत्म हो, यूक्रेन को ले कर ले जो भी, लेकिन अगली चीज जो दुनिया में हो सकती है वो ये हो सकती है चीन ताइवान पर हमला करके कब्जा कर ले, और तब
ऑफिशियली चीन दुनिया का दादा बन जाएगा। Yes. और कैसे बनेगा वो मैं बताऊं, अगर अमेरिका और नेटो देश और यूरोपियन यूनियन के पास वो ताकत नहीं है कि वो रशिया के हमले का जवाब देकर उसे मुंह तोड़ दे सके, तो चाइना से क्या लड़ेंगे? करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर उसके बाद चाइना के लिए तिब्बत भी है, हांगकांग भी है, ताइवान भी है, फिर तो वो वाली सिचुएशन जो है कि नया दुनिया में नया दादा पैदा हो गया। करेक्ट सर। और वही अब राज करेगा और वो अमेरिका की लीडरशिप पूरी तरह से साइन सील डिलीवर्ड खत्म। वो सिचुएशन आगे जो बनेगी वो बहुत भयावह हो सकती है, भयंकर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अब भी टू सम एक्सटेंट भले ही दादागिरी करे, भले ही लीडरशिप दिखाए, लेकिन टू सम एक्सटेंट रेस्पॉन्सिबल देश है। Yes, sir. वहाँ डेमोक्रेसी है, यस सर, दूसरी आवाजें आती है। जी। रशिया क्या है? कंप्लीट ऑटोक्रेट, कंप्लीट ऑटोक्रेट। आपको पूरा तानाशाह है, कहीं कोई बाहर बात ही नहीं आती है। फिर उनको तो फ्री हैंड मिल गया, Yes, sir. जो करना है करो। और अगर कोई देश का शासक अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है, राज्य बढ़ा रहा है, देश पे देश जीत रहा है, तो पब्लिक भी क्या कह देगी, क्या कर लेगी? Exactly. बात तो वहां तक पहुंचती नहीं है। सो आई थिंक इस वक्त किस तरह से अमेरिका और यूरोप के देश रशिया को टैकल करते हैं, ये लिटमस टेस्ट है दुनिया भर की राजनीति के लिए, दुनिया भर की स्थिति के लिए। और अगर ये ढंग से नहीं हैंडल हुआ तो तस्वीरें किस तरह से बदलेगी भगवान जाने। लेकिन उसको देखकर मुझे बहुत डर लगता है कि रशिया और चाइना जैसे देश अगर सुपर पावर बन गए तो दुनिया पहले जितनी सेफ, पहले जितनी अच्छी नहीं रहेगी। ये बात पक्की है। आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप, लेट्स होप कि ऐसा ना हो।